नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है पवन सीरीज़ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 की। इसमें हम लघु परिप्रश्न कर रहे थे, हमने यहाँ तक किया था। इसके आगे के हमें प्रश्न करने थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की बालिकाओं, विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। अगला है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए, जो कि 2019 और 16 में आया प्रश्न है। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नवत उद्देश्य हैं। पहला है, विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को खोलना शामिल किया गया। अगला है, नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना है। अगला है, उपलब्धि प्राप्त करना। तो वर्ष 2002 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। अगला है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः दो कार्य हैं। पहला है, प्रबंधकीय व्यवस्था। प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकासखंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। अगला है, अकादमिक व्यवस्था। प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमेट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, विकासखंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, जो कि 2019 का प्रश्न आया हुआ है। इसका उत्तर है, संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग के परमाणु परिणामोन्मुखी है। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की निम्न विशेषताएं हैं। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर, बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। NPEGEL कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे विद्यालय में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। अगला है, स्कूल चलो अभियान। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है, यह केंद्र सरकार का शिक्षा संबंधी नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है, सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन में से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों को नीति एवं कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है? अनुच्छेद 21A संविधान के भाग तृतीय के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 29(2) में क्या प्राविधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 29(2) का राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 45 राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगला है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की।
इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है? तो इसका उत्तर है, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाए। अगला है प्रश्न, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उत्तर है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों की हिंदू सलाहकार तैयार करना था। अगला प्रश्न है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से कब हुई? तो सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी नियुक्ति कब हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बैटिक के पास भेजा था। इस परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। अगला है, प्राच्य विवाद का अंत किस प्रकार हुआ? ऑकलैंड के ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर लिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा में प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर है, मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा कि अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की कब और किसने नियुक्ति की थी? तो इसका उत्तर है, लॉर्ड रिपिन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जन साधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर कमीशन की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के विषय में क्या लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारतापूर्वक लेना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है? तो इसका उत्तर है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। अगला है, मेघालय का विवरण पत्र से क्या लाभ हुआ? मेघालय के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला है, मेघालय का विवरण पत्र से क्या बुरा परिणाम हुआ? मेघालय ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे। अगला है, मेघालय के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं के विषय में क्या कहा? तो विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थीं जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मेघालय को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। यह उसकी भूल थी। मेघालय के इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा न बन सकी। अगला प्रश्न है, मेघालय के रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों में अंग्रेजी हो, ऐसा विवरण पत्र में क्यों समझा गया? तो उसका उत्तर है, मेघालय ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्यों की जड़ मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। अगला प्रश्न है, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो निम्न वर्ग हेतु छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रांसिस वार्डन ने निस्यंदन सिद्धांत के विषय में क्या कहा? तो बम्बई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को
थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम तथा निरापद होगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड के घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए? तो इसका उत्तर है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। अगला है, बोर्ड के घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा? तो इसका उत्तर है, घोषणा पत्र में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। अगला है, बोर्ड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या था? तो भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया, लोग नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने लगे। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए? तो आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला है, भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, मतलब भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराने, उनकी भौतिक समृद्धि करना, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, भारतीयों को अपने समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई? तो इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप होने लगा और उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा न उठ सका। अगला प्रश्न है, श्री आर.पी. परांजपे ने वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या बताया? तो इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष जिसकी ओर आर.पी. परांजे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन के में संकेत किया है, वह यह था कि वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व के गुण का विकास अथवा भारत में औद्योगिक विकास तथा नागरिकता के गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? जो कि 2023 में आया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, वर्ष 1854 के वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, परंतु उनमें से कुछ को ही कार्यान्वित किया गया। सन 1856 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। सन 1857 में मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई तथा व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई। वुड घोषणा पत्र की कुछ ही योजनाएं कार्यान्वित हो पाई थी कि 1857 में भारतीय क्रांति हुई जो लगभग 1 वर्ष तक चली। इस क्रांति से भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया। तभी भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था और महारानी विक्टोरिया इस देश की प्रथम साम्राज्ञी बनी। इस राजनीतिक परिवर्तन का भारत की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वुड के घोषणा पत्र की अधिकांश सिफारिशें फाइलों में ही पड़ी रह गई। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को स्वीकार किया और उसका कड़ाई से पालन किया। सन 1858 से 1882 तक देश में राजकीय विद्यालयों की संख्या तीव्रता से बढ़ी। ईसाई मिशनरियों के भी हाथ सरकार के ने कड़ाई का रुख अपनाया। सन 1858 में लॉर्ड एलेनबरा ने एक आदेश पत्र के द्वारा वुड के घोषणा पत्र की शिक्षा नीति का विरोध किया, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुनः सन 1859 में भारतीय मंत्री लॉर्ड स्टेनले ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें प्रायः वुड की सभी सिफारिशें का अनुमोदन किया गया। केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कुछ परिवर्तन सुझाए गए जो कि निम्नलिखित थे। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले। प्राथमिक शिक्षा विशेष बल दिया जाए। सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक तक तथा उच्च शिक्षा के लिए हो। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। इस आज्ञा पत्र के फलस्वरूप प्रांतीय सरकारों को शिक्षा संबंधी प्रायः सभी अधिकार प्राप्त हो गए। उपरोक्त विभाजन से स्पष्ट है, बोर्ड के घोषणा पत्र में भारत की में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की गई तथा इसके लिए शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर 70 से स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहें। हैव ए गुड डे।